हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 पे आ चुके हैं। अभी तक हमने आपके बहुत ही मेहनत से 1 से लेकर के 20 तक प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दी है। दोस्तों, हम देख रहे हैं किरण प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 को, जिसमें 32 सेट हैं, जिसका 21 सेट आज अपलोड हो रही है। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों और आपको इस तरह की कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम का चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। यानी कि दोस्तों देखिए, 2 चीज़ें होती है। जो विटामिन होती है ना शरीर में, वो मतलब कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होती है, यानी कि वाटर में सोल्यूबल होती है। देखिए दोस्तों, 2 चीज़ें होती है। एक होता है कि जो वाटर में सोल्यूबल होती है वो वाली विटामिन, ठीक है। और दूसरा एक होता है कि वसा में, जो फैट्स में होती है। यानी दोस्तों, जो मतलब कि वसा में घुलनशील विटामिन होती है ना वो, और जो वाटर में यानी कि जल में घुलनशील विटामिन होती है वो। देखिए दोस्तों, जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है ना, उसका नाम क्या है आपको बता दें। देखिए उसका नाम है, आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक के तौर पर, कि कीड़ा, KEDA, यानी कि कीड़ा याद रखिए, कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, दोस्तों ये क्या होते हैं आपके फैट यानी कि फैट्स में, यानी कि वसा में घुलनशील मतलब विटामिन होते हैं। जबकि दोस्तों जो वाटर में होते हैं ना वो बी और सी होते हैं। आपसे प्रश्न किया जाए कि जो जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो बी और सी होते हैं। जबकि वसा में कौन होते हैं, KEDA होते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, यानी कि वाटर में सोल्यूबल होता है दोस्तों। वो होती है विटामिन कौन सी, सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रश्न को सही जवाब होगा। बी और सी दोनों होता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ सी है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी का जो मतलब रासायनिक नाम क्या होता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होती है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, और तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, पदार्थ की अवस्था जो होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और वॉश आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 5 अवस्था में से जो ठोस अवस्था है हमारा, उस ठोस अवस्था के बारे में यहाँ पे आपको प्रश्न किया जा रहा है कि किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते। दोस्तों ये लाइन जो है ना बिल्कुल सही, यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ होते हैं ना उसकी आकार और आकृति निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए कोई हम आयताकार यहाँ पे बर्तन रख देते हैं तो उसकी आकृति फिक्स है। जब तक इसमें हम चेंजमेंट नहीं करेंगे तो अपने आप इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो किसी भी ठोस का आकार और आकृति जो होती है वो निश्चित होती है, यानी फिक्स होती है। ये बातें बिल्कुल सही दे रखी है। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों को तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल जो होती है बहुत ही प्रबल होती है और जो अणुओं को स्थिर स्थितियों में बनाए रखता है। ठीक है, और आपके पास चौथा ऑप्शन है कि ठोसों में संघटक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ठोस के जो गुण होते हैं ना उसमें जो अंतराण्विक बल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है यहाँ पर, ठीक है, बाल्टी है, इसके अंदर जो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत सटे सटे होते हैं, यानी कि अंतराण्विक बल जो होता है ना बहुत ही प्रबल होते हैं, यानी कि इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने आप को तोड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो ऑप्शन नंबर 2 था ना ये गलत है, बाकी सभी जो ऑप्शन है यहाँ पे सही है। तो जो गलत था उसको हमको चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि का चोल शिलालेखों में किस रूप में वर्णन किया गया है। दोस्तों देखिए, जैन साहित्य में जो जैन संस्थान थे उसमें जो दान दी गई थी भूमि को, तो चोल शिलालेख में क्या बोलते हैं उसे हम, तो पाली छंदम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पाली छंदम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और उस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मदेव क्या होता है ना, ब्रह्मदेव होता है कि ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती है। ठीक है, जो ब्राह्मणों को उपहार जो मतलब कि भेंट स्वरूप देते हैं ना भूमि, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वेलन बगाई है, इसका मतलब क्या होता है कि गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को जो भूमि होती है उसे बोलते हैं वेलन बगाई कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों देवदान क्या होता है कि जैसे मंदिरों में उपहार देते हैं ना, तो मंदिरों में उपहार में दी गई भूमि क्या होती है, देवदान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के किस ओर स्थित है। दोस्तों आप सबको पता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ना, ये आपके भारत की केंद्र शासित प्रदेश है। और बंगाल की खाड़ी आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हम एक इंडिया की मैप यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, बे ऑफ बंगाल है ना, यानी कि बंगाल खाड़ी है। और अंडमान निकोबार इस ओर ही पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या होती है, अरब की सागर होती है, अरब सागर होती है। यहाँ कह रहे हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के किस ओर स्थित है। दोस्तों तो ये स्थित हो कौन सी, दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यदि हम ये इंडिया का नक्शा है तो नीचे क्या दक्षिण होता है ना, और इधर क्या पूर्व होता है। तो आप यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, अंडमान निकोबार को दक्षिण पूर्व में है ना स्थित। तो इसकी स्थिति मतलब कि कह रहा है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है इसकी स्थिति क्या है, तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसके द्वारा किया गया था, जो इसके सचिव बने थे। देखिए दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन जो था ना, वो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और इसको स्थापना किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास, इन दोनों के द्वारा दोस्तों ना स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी कि आप जो जहाँ पे मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास होंगे वही आपके प्रश्न का आंसर होगा। देख लेते हैं कहाँ पे है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये नहीं होंगे। जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं होंगे। इसके अलावा और 2 ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, वल्लभ भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मोतीलाल नेहरू के बारे में चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके साथ सी.आर. दास जी भी थे, इसके साथ जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी कब, 1923 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से बम्बई अब मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, आरबीआई के बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। जैसे कि आरबीआई जो बनी थी ना, 1934 का एक एक्ट आया था। यानी कि 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत जो है ना 1935 में, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना होती है। कब, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हो जाती है, ठीक है। ये हुई पहली बार। दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी ना, उस वक्त जो आरबीआई का मुख्यालय था यानी कि हेडक्वार्टर था, वो कहाँ पे था, कोलकाता में था, ठीक है। अब दोस्तों वर्तमान में कहाँ पे है, तो 1937 ईस्वी में क्या हुआ था ना, 1937 ईस्वी में इसको फाइनली जो है आपको ये मुंबई में से स्थापित कर दिया गया। और दोस्तों इसलिए भारत की जो वित्तीय राजधानी होती है उसे मुंबई के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप इसको ध्यान में रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पे है, तो फिनांस जो कैपिटल है कहाँ पे है, तो मुंबई में स्थित है, ठीक है। दोस्तों वर्तमान हम बात कर लेते हैं, तो वर्तमान जो आरबीआई गवर्नर है वो क्या शक्तिकांत दास है, वो किस क्रम के है, 25वें क्रम के गवर्नर है, ठीक है। तो ये भी बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। देखिए दोस्तों, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है अभी तक। जो कालेश्वरम है दोस्तों, ये आपको तेलंगाना राज्य में पड़ता है। और तेलंगाना की जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई है, ये दोस्तों आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। किस पे, गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सी, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। और ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वो तेलंगाना में राज्य में स्थित है। ये भी बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वर्ष किस में भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कल जयंती थी, ठीक है। यानी कि 14 अप्रैल को जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और आज 15 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गई थी। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड मिला था, ये आपको बताना है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि ये जो है ना, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसे भी आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों जो संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, निर्माता थे, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और इन्हें 1990 में मरणोपरांत जो है ना भारत रत्न अवार्ड मिला है। यानी जब इसकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो है ना भारत रत्न अवार्ड 1990 में इन्हें दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। बिहार सरकार ने बुनियादी स्कूलों का नाम कस्तूरबा बुनियादी विद्यालय के रूप में बदलने का फैसला किया है। पहला बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पे, पहला ऑप्शन आपके पास है पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका और मधुबनी। तो दोस्तों आपको बता दें, जो देखिए कस्तूरबा विद्यालय होती है ना, जहाँ पे आप सरकारी स्कूलों में बच्चियों को पढ़ने के लिए हॉस्टल में मौका मिलता है, तो वही उसे क्या बोलते हैं, कस्तूरबा गांधी के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि बिहार सरकार ने बुनियादी स्कूलों का नाम कस्तूरबा बुनियादी विद्यालय के रूप में बदलने का फैसला किया है। पहला बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, ये पश्चिम चंपारण में, यानी कि पश्चिमी चंपारण जिला बिहार का, वहीं पे सबसे पहली बार जो है बिहार में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले हैं? तो दोस्तों जो पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं ना, बिहार के किस भाग में मिले हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कि उत्तरी बिहार में, दूसरा है दक्षिणी बिहार में, तीसरा है पूर्वी बिहार में और चौथा आपके पास है कि पश्चिमी बिहार में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो है ना पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष है बिहार के दक्षिणी भाग में मिला है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब जो आपके पास रीजनिंग का सवाल आ चुका है, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 9 से 181 कैसे हो रहा है, उसके बाद 14 से क्या होगा? दोस्तों यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो 9 से 181 कैसे बन रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए 9 गुना 1 सेकेंड 9, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड दोस्तों, फिर से हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए 9 गुना यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और फिर 9 गुना 2 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 9 हो गया ये, ठीक है, 9 दूनी 18 प्लस 2 20 और 20 प्लस 21, 21 में कितना होता है? मतलब कि देखिए 9 दूनी 18 181 हो गया ना, सॉरी प्लस 1 बाद में है ना, सॉरी। तो यहाँ पर 18 तो 20 नंबर 180 प्लस 1 181 हो गया ना। उसी प्रकार हम 14 में करेंगे तो 14, ठीक है, इंटू 14 गुना 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 14 गुना कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 2 30 प्लस 1 तो कितना होगा? 420 प्लस 1 421। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला सवाल आपके पास है कि वेन डायग्राम का सवाल है दोस्तों, आपको यहाँ बताना है कि वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध को वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपण किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम यहाँ पे सूट करेगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना फल, केला और अंगूर। यदि दोस्तों हम ये बड़ा वाला को हम फल मान लेते हैं, फ्रूट मान लेते हैं, एप्पल मान लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर फल के अंदर ही केला आता है यानी बनाना आता है और उसी के अंदर क्या होता है? अंगूर यानी ग्रेप्स आता है। तो यदि ऐसा बन रहा है ना तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसी को सूट मतलब फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से श्रेणी में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, तो आपको इसमें यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी। देखिए 45 से 47 कैसे हो रहा है? इसमें क्या है? +2 हो रहा है +2। उसके बाद देखिए +3 हो रहा है यहाँ पे। तो अब क्या होगा? इधर देख लेते हैं हम क्या हो रहा है। तो 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे देखिए 7 में से 6 गया 1, यानी दोस्तों यहाँ पे 13 यदि हो जाता है तो 16 में से 6 में से 3 गया 3, यहाँ 13, यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है ना आभास संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इसका गैप बन रहा है। तो 2 3 के बाद आभास संख्या क्या आएगा? 5 आएगा ना। तो जैसे हम 5 जोड़ देंगे, यदि 50 में जब 5 जोड़ते हैं तो कितना आपके पास हो जाता है? 55 हो जाता है। तो 55 क्या इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम चेक करने के लिए यदि हम 55 यहाँ पर रखते हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए अब? तो देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अब जो बढ़ना चाहिए वो 7 बढ़ना चाहिए। तो 55 में 7 जो जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। तो 62 यहाँ पे दे रखा है ना, इसका मतलब जो है ना हमको यहाँ पे 5 हम जोड़े हैं वो सही जोड़े हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित 4 अक्षरों में समूहों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। तो आपको वो चूज करना है जो असंगत इसमें दे रखा है। ठीक है, देखिए BKEM। तो दोस्तों इसमें क्या कीजिए ना, आप पहले इसका वैल्यू लिख लीजिए। बी का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। के कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, ई कितना होता है? 5 होता है। एम कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, अब देखिए R 18, U 21, Y 25, D 4। ठीक है, अब देखिए 3 6 10 15 15, और देखिए L 12, O 15, S 19। ठीक है, और उसके बाद देखिए X कितना? 24। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है इसमें आपको क्या हो रहा है देख लीजिए यहाँ पे। तो L + 3 यानी देखिए 12 3 15 हुआ ना, यहाँ पे +3 हुआ ना, 18 3 21 हुआ ना, और फिर इस यहाँ पे 3 3 6 हो गया ना। अब देखिए 2 और 3 कितना? 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 11 दे रखा है। तो यही क्या मिसमैच कर रहा है। तो हमको जो चूज़ करना था, किसको चूज़ करना था? जो मिसमैच करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही मिसमैच करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। देखिए पुली है, उठाना है, कैंची है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन है आपके पास, सिलना है, नक्काशी है, काटना है। तो कैंची से हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज़ को कैंची से हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को काट देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों।
कह रहा है कि एक कुट भाषा में रेबल्स को ऐसे लिखते हैं, तो उसी कुट भाषा में नाइट को कैसे लिखेंगे। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहला और दूसरा में इंटरचेंज हो रहा है, पहला और दूसरा में इंटरचेंज हो रहा है और इसमें इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि आर ई है तो यहाँ पर क्या हो गया, तो एफ एस हो गया ना यहाँ पे, यानी कि देखिए ई के बाद क्या एफ है, यानी कि इसमें चेंज करके पहले हम क्या करें, एक जोड़ दे रहे हैं, तो ई के बाद एफ हो गया और आर के बाद दोस्तों क्या होगा, एस हो गया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों में उल्टा करके एक एक जोड़ कर हम लिख देते हैं। जैसे हम पीछे देख लेते हैं, यहाँ पे एस कितना होता है 19, तो 19 का 20 होता है, तो 20 मतलब क्या होता है, टी होता है। अब देखिए आई कितना होता है 9, 9 में जब एक जोड़ेंगे 10, यानी कि टी जे हो जाएगा लास्ट में, तो टी जे हो गया लास्ट में, ठीक है। एस टी एल एम, सॉरी यहाँ पे एल है ना, तो एल एम होगा, सॉरी। तो देखिए उसी प्रकार से हम नाइट में क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, के के बाद क्या होगा, के बाद जे के एल एन ओ, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, यानी कि ओ से जो शुरुआत होगी वही हमारे पास आंसर होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 और 2 और 3 हो सकता है। देखिए ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, ठीक है, यानी कि तीसरा में जो होगा ना, यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आई और जी को देख लेते हैं दोस्तों। जी के बाद एच आना चाहिए, तो यहाँ एच यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे जे है, तो यही हमारे पास आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्या कीजिएगा ना, मतलब कि इसमें कौन सी संख्या को चेंज कीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पे 3 है ना, वहाँ पे आपको 8 करना है, और जहाँ पे 8 है वहाँ पर 3 कीजिएगा, तो आपका जो है ना इधर भी 9 हो जाएगा और इधर भी 9 हो जाएगा, दोनों आपके मतलब सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक कागज़ को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज़ को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे ना, देखिए कैसे मोड़ा है, ठीक है, और मोड़ने के बाद जब हम खोलते हैं तो किस टाइप का आपका फिगर बनेगा वो आपको यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो आपके पास जो है ना इस टाइप का फिगर, 4 नंबर जो है फिगर, यही बन के आपके पास आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि नीचे दिए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और स्टार, ये जो है ना मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह प्रस्ताव पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है आप देख लीजिए खुद से। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये फर्स्ट वाला इसको रोक दीजिए, 545 और 625 को जोड़िएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपके पास 585 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम जब 332 और 436 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 2 8 हो गया, 3 3 6 हो गया और 4 3 7 हो गया। इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाता है, देखिए 2 3 6 2 3 16 384, यानी कि 384 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 384 है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप दर्पण लगा दीजिएगा और दर्पण लगाने के बाद आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कौन सी बनेगी आपको यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे जो y है ना, सबसे पहले तो y ही आपका ऐसे y है, तो आपके पास जो y जो है ना ये मतलब इधर से है ना, तो आपका y इधर से होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। तो देखिए डंडा, हाँ ये होगा क्या, कभी नहीं होगा, ये होगा क्या, हाँ देखिए आपके पास 1 2 और 4 आंसर हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, जी इधर से है तो जी इधर से हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों नीचे देखिए जो जो घुमा हुआ है ना ये वाला, वो नीचे ही रहेगा, ऊपर कभी नहीं जाएगा। यहाँ ऊपर दे रखा तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 और 4 बचा है। देखिए दोनों सेम है। अब ए को देखिए, एक ए तो कोई चेंजमेंट होबे नहीं करता है, तो ए जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ए सेम कहाँ पे, देखिए आप उल्टा कर दिया तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर 2 बचा। तो आपको ऐसे ही इसको हल करना है, बहुत ही आसान होता है ये सभी चीज़ें। अगला सवाल आपके पास है कि भई गति सांप चुचुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ जो हो जाएगा आपका, वो अगर अपने को खतरे में डालना, यानी कि भई गति सांप चुचुंदर कोरी अपने को खतरे में डालना, इसका अर्थ होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। दोस्तों निंदा का जो पर्यायवाची होगा वो कौन सा होगा, स्तुति यहाँ पे निंदा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन कीजिए। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का डैश है। तो दोस्तों हमें जो है ना ऋषि मुनियों की संतान होने का हमें क्या है, तो गर्व है, क्या है, गर्व है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अशुद्ध विलोम का चयन कीजिए। कर्कश मधुर, ऐश्वर्य अनवर्य, ऋजु वक्र, ऐहिक अलौकिक, ठीक है। दोस्तों अशुद्ध विलोम कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए ऐहिक का जो है ना लौकिक नहीं होता है, यही अशुद्ध। जबकि देखिए कर्कश का मधुर, किसी का आवाज़ कर्कश होता है ना तो उसका उल्टा क्या होगा, मधुर आवाज़ हो जाएगा। किसी का ऐश्वर्य होगा तो उसका उल्टा क्या होगा, अनैश्वर्य हो जाएगा। और ऋजु का उल्टा क्या होता है, वक्र होता है, ठीक है। जबकि ऐहिक का लौकिक दोस्तों ये उल्टा इसका नहीं होता है। तो आपको क्या करना था,
तो इसको मतलब चूज करना था कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं चूज करना, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, नहीं आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सवाल को दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। जो वर्ण के बाहर है उसे वर्णांतित कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य बोलते हैं। जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष कहते हैं। जो पहरा नहीं देता उसे प्रहरी कहते हैं। तो दोस्तों इसे आप ध्यान से देखेंगे ना, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष कहते हैं, ये गलत है। जबकि आपका जो वर्ण के बाहर है ये वर्णांतित कहते हैं, चाहिए। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, ये भी सही है। जो पहरा देता है उसे प्रहरी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहे कि आपको एडियम्स यानी कि जो मुहावरे है इसका अर्थ बताना है कि एक कुक्कू इन द नेस्ट, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों एक कुक्कू इन द नेस्ट मुहावरे जो है इसका अर्थ ये होता है कि एन अनवेलकम इंट्रूडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेज, यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यहाँ पे चूज करना है। ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फेस इनोवेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक्स आदि, यानी कि एक छोटा सा दुकान है जो क्या क्या बेचता है, कॉस्मेटिक सामान बेचता है, कपड़े बेचता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे, तो बटुक बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे बुटीक बोल सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर चप्पल बिकते हैं यहाँ पर उसे क्या होता है, बुटीक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेज 3 ऑफ विच आर जम्बल्ड, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि आपको ABCD आपको चूज करना है, इसका करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपके पास कौन सा करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा कौन सा, मे आई टेक योर ऑर्डर, तो पहला ऑप्शन जो है बी आएगा, ठीक है। यानी कि पहला जो सेंटेंस बनेगा वो मे आई टेक ओवर होगा। उसके बाद क्या होगा, यस फर्स्ट गेट अ सम फ्रेश जूस एंड सम सैंडविचेस, ठीक है। उसके बाद ए आएगा। उसके बाद उसको क्या आएगा आपके पास, तो देखिए श्योर वुड यू लाइक सम कॉफ़ी टू, ये होगा। उसके बाद उसका अंत में क्या होगा, नॉट नो मे बी लिटिल लेटर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BADC जो है दोस्तों आपका ये करेक्ट स्पेलिंग बनेगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द चेंज इनटू द नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंसेज। आपको यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन जो होते हैं, यानी कि नरेशन चैप्टर आपको यहाँ पे चूज करना है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़ दे हैड अंडरस्टूड हर क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है ना आपके पास सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 है, यानी कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि इन विच ऑफ द क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइटम फ्रेजेज, यानी कि आपको यहाँ पे मुहावरा बताना है बिसाइड द मार्क। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि नॉट टू द पॉइंट, यानी कि पॉइंट से बाहर नहीं है, ठीक है। तो नॉट टू द पॉइंट ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अलग कंप्यूटर का MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है दोस्तों, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों आपके पास तो क्लीन होता है, ठीक है। यानी क्लीन जो सॉफ्टवेयर होती है उसका यूज करेंगे तो सभी टेक्स्ट जो होती है उसको प्रिंट किए जा सकने योग्य अक्षरों को वो हटा देती है। निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने का एक फीचर नहीं है, तो दोस्तों कौन सा ऐसा वर्ड है जो केसिंग बदलने का फीचर MS वर्ड में नहीं होता है, तो वो होता है कौन सा, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड ये नहीं होता, जबकि आपके पास कैपिटलाइज ईच वर्ड होते हैं, टोंगल केस होती है और सेंट्रल केस होते हैं, सेंटेंसेस केस होते हैं, जबकि ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं होता है। अगला सवाल आपके पास है कि MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं दोस्तों। देखिए MS एक्सेल वर्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो MS वर्ड में जो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट होते हैं ना उसको सुपर स्क्रिप्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तो हम करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस चिन्ह दबाते हैं, तो क्या होता है आपके पास ये मतलब कि सुपर स्क्रिप्ट में ये चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपको MS एक्सेल में बताना है कौन सा कथन जो है इसके बारे में गलत दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे जब आप, तो
पॉइंटर को एक सेल बाईं और दाईं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें। ये दोस्तों गलत है, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहाँ व्यक्ति, फर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन स्थानांतरित कर सकते हैं जिसका देश में किसी अन्य बैंक शाखा में खाता हो और जो योजना में भाग ले रहा हो। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं एनएफटी। क्या बोलते हैं? एनएफटी के नाम से आता है। आप सभी लोग जानते हो एनएफटी, आप लोग भी करते होंगे, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आपके पास है कि MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग? तो ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। अगला सवाल आपके पास है कि याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों जो हम मेल को किसी भेज देते हैं ना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सेंड का प्रयोग करते हैं, SENT, ठीक है, यानी कि SENT सेंड होता है, इसका प्रयोग करते हैं किसको? भेजने के लिए। ऑप्शन में ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। MS एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके दृश्यमान बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो दोस्तों वो कौन सी होती है? तो वो होती है कौन सी? रैप टेक्स्ट होती है। क्या होती है? रैप टेक्स्ट होती है। अगला सवाल आपके पास है कि MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम बनाकर टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो वो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो टेलनेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण किसके जांच करने के लिए किया जाता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर जो मतलब कि नियमित अनुरक्षण करते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर के विद्युतीकरण की जाँच करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 3 फेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? तो दोस्तों 3 फेज के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दे रखी है? यह स्वपरिवर्तित होती है तथा संचल कुंडलियों की आवश्यकता इसमें होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वजह से तुल्यकालन की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है? तो दोस्तों इससे का आंसर क्या होगा? चमक आसानी से देखी जा सकती है, इसलिए इसका हम लोग वरीयता देते हैं। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम सीमा जो होती है प्लस माइनस क्या होती है? 20 डिग्री होती है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। UPS का पूरा नाम क्या होता है? तो UPS का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपके पास अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होती है, ठीक है। ये इसको हम किसमें यूज़ करते हैं? तो बैटरी में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, UPS को। अगला सवाल आपके पास है कि भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होती है? तो दोस्तों वो जो रूप में होती है RMS वोल्टेज के रूप में होती है। किस रूप में होती है? RMS वोल्टेज के रूप में होती है, इसे आप याद रखेंगे। धारा नियंत्रक मोड का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो धारा नियंत्रक मोड होती है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बैटरी की संचित चार्जिंग के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। अगला सवाल है आपके पास, दृष्टिकारी परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य किसको कम करना होता है? तो किसको कम करना दोस्तों? वो होती है किसको कम करना? तो उर्मिका यानी कि रिपल को कम करना होता है। निम्नलिखित में कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो वो कौन सा घटक होती है दोस्तों जो चुंबकीय रूप में ऊर्जा संग्रहित करती है? वो होती है कार्बन इंडक्टर, ठीक है। भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं, तो कितने पर संचालित होते हैं घरेलू उपकरण? तो दोस्तों आपको बता दें ये होती 230 वोल्ट पर क्या होती है? संचालित होती है। बैटरी संतुलन परिपथ में डैश वृद्धि करता है, तो बैटरी परिपथ संतुलन में जो वृद्धि करता है दोस्तों, बैटरी के जीवन काल में क्या करती है? ये वृद्धि करता है। अगला सवाल आपके पास है, दृष्ट धारा को मोटर की गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है? तो कौन सी तकनीक प्रदान करती है दोस्तों? वो होती कौन सी? क्षेत्र नियंत्रण विधि करती है। अगला सवाल के पास है कि केबल में क्या होता है दोस्तों? केबल में जो होती है ना वो होती है आपके पास एक सेकेंड 2 या अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधित चालक तार जो होती है वो केबल में होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 बिट के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? 4 बिट के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। एक निबल बोलते हैं कि एक निबल में क्या होती है ना? 4 बिट्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे निबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप याद रखेंगे कि एक निबल बराबर कितना होता है? 4 बिट्स होती है। कितना? 4 बिट्स होती है। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग।
एक ऑटो ट्रांसफार्मर एक डैश होता है। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो होते हैं एक क्या होते हैं, एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है। तो भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न होती है वो किसके थ्रू होती है, तो आपको बता दें ये होती है ताप विद्युत संयंत्र से इसकी उत्पादन होती है सबसे अधिक बिजली। लोड लेड एसिड सेल की वाट डैश घंटा क्षमता और डैश के बीच में परिवर्तनीय होती है। तो किसके बीच में परिवर्तनीय होती है दोस्तों, ये होती है 70% से लेकर के 80% के बीच में परिवर्तनीय होती है। सामान्य आयु और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, तो इसका मान जो होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए कितना आपके पास, तो वो होना चाहिए 1 किलो ओम के बराबर होना चाहिए। MPCB का पूरा नाम क्या होता है, तो MPCB जो होती है ना इसका पूरा नाम जो होता है दोस्तों वो होती है कौन सी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ऑफलाइन यूपीएस की आवश्यकता होती है, तो ऑफलाइन जो यूपीएस होती है बैटरी वाला उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, तो बैटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ISI कोड के अनुसार भू संपर्कन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार की अनुशंसित रंग कैसा होता है। ठीक है, यानी कि जो अर्थिंग वाला तार होता है उसका रंग कैसा होता है आपको बताना है। ये होता है दोस्तों कौन सा, हरा रंग का होता है। कैसा, हरा रंग का। इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। तो इन्वर्टर जो परिपथ होती है इसका उपयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं DC को AC में बदलने के लिए। निम्न में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है, तो किसकी होती है सर्वाधिक होती है दोस्तों, वो होती है लिथियम सेल की जो अवधि होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य जो होती है उच्च परिवर्तन आघूर्ण प्रदान करना होती है, इसका प्रमुख कार्य होती है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण होता है दोस्तों इंटीग्रेटिंग, ये होती है आपकी एम्पियर और आवर मीटर जो होती है ये इसका उदाहरण होती है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग्स होती है, इसमें एक बाइंडिंग होती है, कितनी, एक बाइंडिंग होती है। आप लोग इसे याद रखेंगे। निम्न में से उपभोक्ता के लिए प्रयुक्त कुंडलन परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो निम्न से उपभोक्ता के लिए प्रयुक्त कुंडलन जो है इसके परिवर्तन की पहचान करिए, तो यह होगा कौन सा, डेल्टा से डेल्टा स्टार जो परिवर्तन इसमें होगा। निम्न में से कौन सा शुष्क सेल है, तो दोस्तों इसमें कौन सा शुष्क सेल हो जाएगा आपके पास, तो वो हो जाएगी कौन सी, जिंक कार्बन सेल जो होती है वो क्या होती है, एक शुष्क सेल होती है। भारत में सिंगल फेज AC बॉल सॉकेट में आमतौर पर कितनी आवृत्ति की आपूर्ति प्रदान की जाती है, तो दोस्तों आपूर्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति प्रदान की जाती है। किसी फ्यूज का फ्यूज एलिमेंट किससे बना होता है, तो किसी फ्यूज का जो फ्यूज एलिमेंट होता है ना ये आपका बना होता है किसका, तांबा का बना होता है, किसका, तांबा का बना होता है। ठीक है, यदि प्रचलन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के है तो परिपथ को सुरक्षित ठंडा से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो वो उपकरण दोस्तों कौन सा होता है हमारा, तो MCB होता है। किसका, MCB का इस्तेमाल करते हैं। किसी विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में अवक्षेपित सामग्री के द्रव्यमान M की गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक कौन सा होता है, तो दोस्तों वो जो व्यंजक होती है ना गणना करने के लिए वो होती है M बराबर ZIT। क्या होती है, M बराबर ZIT होता है। अगला सवाल है आपके पास, यूटिलिटी पोल किसे सहारा देने के लिए उपयोग की जाती है, तो यूटिलिटी पोल जो होती है ना किसको सहारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिरोपरी फाइबर ऑप्टिक केबल को और मार्क लाइटों को सहारा देने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला है कि सिंगल फेज मोटर में उपयोग किया जाने वाला प्रवर्तक संधारित्र निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों वो संधारित्र जो होती है इसमें कौन सी है, तो वो है विद्युत अपघटनी संधारित्र होती है। अगला सवाल के पास है कि सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों इसका रंग जो होती है वो होती है कैसी, पीला होती है। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि कौन सी होती है, जो दोस्तों अंडरग्राउंड केबल डालते हैं तो उसकी सबसे आसान विधि कौन सी होती है, वो होती है प्रत्यक्ष गहराई विधि होती है। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है, तो शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होती है वो कम से कम कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 1.5 वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है, दोस्तों सोल्डरिंग के लिए सबसे तापमान की सीमा होती है ये होती कितनी, 180 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो तापमान रहेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं। एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट DC सोर्स से जोड़ा जाता है, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, दोस्तों कितना आसान प्रश्न है। देखिए R की वैल्यू कितनी आपके पास दे रखी है, 10 ओम दे रखी है ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद वोल्ट कितना आपके पास है, 100 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, अब तो आपको धारा निकालना है, तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है ना, तो V आपके पास कितना है, 100 है, R कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा I का मान। तो देख लेते हैं 10 है कि नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे 10 एम्पीयर आपके सामने में आ चुका। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वर्षण सुरक्षा रेटिंग क्या होती है। तो दोस्तों ये जो होती है IP65 होती है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है दोस्तों। तो वो होती है, कौन सी होती है, अचर होती है। क्या होती है, अचर होती है। अगला सवाल आपके पास है कि डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्न में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल यानी कि EMF प्रदान करेगी। तो कौन सी करेगी दोस्तों, वो करेगी कौन सी, तो तरंग कुंडली करेगी। कौन सी, तरंग कुंडली करेगी। अगला सवाल आपके पास है कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त जेल क्या होता है। दोस्तों जो कौन सा इसमें जेल हम लोग प्रयोग करते हैं, आप बहुत आसान प्रश्न है। और दोस्तों कौन सा, सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जो सिलिका जेल का काम क्या होता है, तो नमी को सोखना होता है। निम्न में कौन सा IE नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को महत्व देता है। तो दोस्तों वो कौन सा नियम है, तो यह कट आउट नियम 44 है, ठीक है। अगला सवाल के पास है कि DC मोटर में बैंक EMF की अवधारणा आधारित है। तो किस पे आधारित है दोस्तों, वो होती है लेंज के नियम पर आधारित होती है। किस पे, लेंज के नियम पर आधारित होती है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि बैटरी की रेटिंग समानता की जाती है। दोस्तों बैटरी की जो रेटिंग होती है किसमें हम लोग मापते हैं समानता, वो हम लोग मापते हैं किसमें, तो एम्पियर घंटा में जो है बैटरी की रेटिंग को मापी जाती है। अगला सवाल के पास है कि 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। देखिए जो शक्ति होती है ना, P बराबर क्या होता है, I² R होता है ना। तो यहाँ पे I कितना है, 10 एम्पियर है। 10 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी है, तो 10 है। तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि 1000 वाट जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। SMPS की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है। तो SMPS जो है ना, इसकी कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है, ये चॉपर सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पे, चॉपर सिद्धांत पर आधारित होती है। ऊर्जा मापी में फ्लक्स का परिणाम बदलता है। तो ऊर्जा मापी में जो फ्लक्स होती है उसका परिणाम किस में बदलती है, तो बदलती है किस में, तो असमान धाराओं एवं वोल्टेज की वजह से इसमें बदल जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टार व डेल्टा संयोजन से संतुलित भार के लिए विद्युत शक्ति कितनी होगी। दोस्तों इसमें जो विद्युत शक्ति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √3VLLIL cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है। तो दोस्तों कौन सा इसमें विद्युत रोधक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए जो विद्युत यहाँ पे प्लास्टिक जो होती है ना, इसमें विद्युत नहीं जाती है, जबकि चांदी तांबा और लोहा में विद्युत जो है ना ट्रैवल कर सकता है। केबल कर्णकों को डैश भी कहते हैं। तो केबल कर्णकों को क्या बोलते हैं, तो केबल कर्णकों को हम लोग क्या बोलते हैं, केबल सूज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि डीजल जनरेटर को ओवर स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है। तो डीजल जनरेटर को ओवर स्पीड सुरक्षा दी जाती है दोस्तों, वो दी जाती है किसके द्वारा, तो गवर्नर के द्वारा दी जाती है, ठीक है। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा से दी जाती है। अगला सवाल आपके पास है कि एक टोस्टर का तापमान एलिमेंट किसके तार से बना होता है। एक टेस्टर जो होता है, टोस्टर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। तो एक टोस्टर का तापमान जो होता है वो एलिमेंट वो नाइक्रोम के तार का बना होता है। किसका, नाइक्रोम के तार का बना होता है। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। जो पानी के पंप होते हैं इसमें जो प्रयुक्त मोटर होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है प्रेरण मोटर। कौन सी, इंडक्शन मोटर या प्रेरण मोटर होती है। ब्रेजिंग में प्रयुक्त सेल्फ स्प्लिटर समानता क्या होती है। तो ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्प्लिटर जो होती है समानता, ये क्या होती है दोस्तों, वो होती है कॉपर बेस और चांदी के मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल के पास है कि एक विद्युत चालित स्त्री के बेस प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जा सकती है। तो देखिए इसको हम वितरित कर सकते हैं किस प्रकार से, तो चालन के माध्यम से इसमें हम लोग वितरित कर सकते हैं। एमीटर में सेट का कार्य क्या होता है। तो एमीटर में सेट का कार्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो वो होता है कौन सा आपका, धारा को बाईपास करना, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि ट्रांसफार्मर ऑयल की पराविद्युत सामर्थ्य प्रति मिमी कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर जो ऑयल उसमें देते हैं दोस्तों, उसकी जो सामर्थ्य होती है वो 30 किलोवोल्ट होती है, ठीक है, प्रति mm होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस का लास्ट प्रश्न हमारा है कि ट्रांजिस्टर डैश में एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो वो काम करता है किसमें, संकीर्ण क्षेत्र में काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को हमने यहीं पे कवर कर लिया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।